हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि आखिरकार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कैसी। और स्पेशली जब रसिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की जाती है तो और हमें देखना पड़ता है कि आखिरकार इंडिया की पॉलिसी किस दिशा में मूव कर रही है, टूवर्ड द यूक्रेन और टूवर्ड द रसिया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक और आगे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन। यहाँ पर न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि एक तरफ तो आप तटस्थ हो, ना इस तरफ ना उस तरफ, वोटिंग से आप मतलब अलग हो जाते हो। दूसरी तरफ आप क्या हो जाते हो कि वोटिंग मतलब से अलग हो जाते हो। या तो न्यूट्रलिटी है तो आप किसी का साथ ना दो, ना तो यूक्रेन का ना रसिया का, और दूसरा एब्सटेन क्यों किया आपने वोटिंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जो कि इंडिया शुरुआती जब पहले दिन से ही जब निंदा स्टार्ट हुई थी रसिया की, जो कि अमेरिका के द्वारा प्रोपगेट थी, तभी से इंडिया ने वोटिंग से या रसिया की डायरेक्ट निंदा करने से मना कर दिया था। इंडिया मस्ट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रसियाज बॉम्बिंग एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी। तो राइटर का इस पूरे के पूरे आप उसमें मंतव्य आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या बोल रहा है राइटर। इंडिया मस्ट टेक स्टैंड, इंडिया को एक टेक स्टैंड लेना चाहिए, जिसमें वो रसिया की जो बॉम्बिंग है और अनेक्सेशन है उसका क्या करे, निंदा करे। अब क्यों करे निंदा? अनेक्सेशन आपको मालूम होगा 2014 में रसिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था, और उस समय भी उसने क्या किया था, वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम के रिजल्ट 95% से ऊपर किसके पक्ष में आए थे, रसिया के पक्ष में आए थे। तो यहाँ पे भी वर्तमान में रसिया ने यूक्रेन की 3 से ज़्यादा टेरिटरी को कब्जा लिया है, अनेक्स कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। उसमें भी उसने रेफरेंडम करवाया, वोटिंग करवाई, तो उसमें 95% से ज़्यादा वहाँ पर भी रिजल्ट आए, कहीं कहीं तो 99% रिजल्ट आए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेलीफोन कॉल विद यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ऑन ट्यूसडे वॉज सिग्निफिकेंट मार्कर इन कंटिन्यूइंग वॉर इन यूक्रेन। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का फ़ोन पे बात करना, किससे फ़ोन पे बात करना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से या राष्ट्रपति से। मंगलवार को उन्होंने बात की, और ये एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण मार्कर हो जाता है, महत्वपूर्ण मोड़ हो जाता है। रसिया और यूक्रेन की वॉर कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ, जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात करके भी यही सेम बात की थी कि वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। While Mr. Modi has often spoke with Russian President Vladimir Putin and also met him last month, his conversations with Mr. Zelensky thus far were restricted to the period when the government was involved in the evacuation of the 20,000 Indian students। तो यहाँ पर पुतिन से भी उनकी बात हुई, और जो जेलेंस्की से उनकी मुलाकात थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड थी, क्योंकि उस समय हमारे इंडियन क्या हो रहे थे, बाहर आ रहे थे। 20,000 इंडियन आपको मालूम होगा यूक्रेन के अंदर फंसे थे। अगर मान लो जेलेंस्की से बात करते तो वो एक लोकल लोग या जो लोकल सेना होती है उसके अंदर एक विद्रोह की भाव आ जाता है, और फिर उसमें क्या होता है कि वो इंडियन को हर्ट कर सकते थे। तो उस समय इन्होंने रोक के रखा, क्योंकि यूक्रेन तो कर ही रहा था, लेकिन रसिया वहाँ पे क्या था, उस समय डोमिनेट था और अभी भी डोमिनेट है। तो उस समय ये रेस्ट्रिक्टेड थी। द फोन कॉल केम फ्यू वीक आफ्टर द पुतिन मीटिंग एंड मिस्टर जेलेंस्की ज्वाइन वेस्टर्न लीडर इन द कम्प्लीमेंटिंग मिस्टर मोदी फॉर हिज नाउ इज़ नॉट टाइम फॉर वो कमेंट। तो यहाँ पर ये फ़ोन कॉल कब आया है? ये एक वीक के बाद आया है। किस घटना के एक वीक के बाद? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से बात की, उसके एक वीक के बाद ये चीज़ निकल कर सामने आई, और जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस स्टेटमेंट को भी सराहना की थी, जिस स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि वॉर किसी भी चीज़ का क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। In turn, Mr. Modi told Mr. Zelensky that there is no military solutions to the conflict। और यहाँ पर मिस्टर जेलेंस्की से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वही कहा कि यहाँ पर किसी प्रकार का आपका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है कि आप मिलिट्री से चीज़ों को सॉल्व कर लोगे।
They also spoke a week after India's chose to abstain from voting against Russia for conducting referendum and annexing Donetsk, Luhansk, जाजिया एंड खेरासोन। तो यहाँ पर ये 4 जो क्षेत्र हैं यूक्रेन के, रसिया ने कब्जा लिया है। तो उस पर वोटिंग हुई यूएन में वोटिंग क्या हुई कि भाई रसिया की निंदा की जानी चाहिए इन क्षेत्रों को अनेक्स करने के लिए। तो चीन और इंडिया दोनों ने ही उस वोटिंग में भाग लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया और या एब्सटेन कर दिया। तो ये भी एक वीक पहले बात हुई थी, मतलब 2 घटनाएं एक वीक पहले हुई। पहली प्राइम मिनिस्टर मोदी और रसिया के प्रेसिडेंट से बात, दूसरी एक वीक पहले भारत ने एब्सटेन किया था वोटिंग से। दे ऑल्सो डिस्कस्ड द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियर सेफ्टी, पर्टिकुलरली द Zaporizhzhia plant that has been of much concern of the IAEA, which is involved in the brokering talk between the Ukraine Russia to enforce nuclear protective zone around it। तो यहाँ पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक जो प्रांत है जो अभी हाल ही में रसिया ने कब्जा लिया है, उसमें एक न्यूक्लियर प्लांट है। अब न्यूक्लियर प्लांट का क्या सीन रहता है कि अगर वहाँ से रेडिएशन बाहर निकला, नो मैटर कैसे भी लीक अगर हुआ, तो वहाँ के आसपास के पूरे क्षेत्र को वो प्रभावित करता है। तो उस प्लांट को IAEA क्या प्रयत्न कर रहा है कि दोनों देशों से बात करके, यूक्रेन और रसिया दोनों देशों से बात करके उस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या किया जाए, एक सेफ जोन में कन्वर्ट कर दिया जाए या प्रोटेक्टेड जोन में कन्वर्ट किया जाए। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जब भी आप एक दूसरे के प्रति युद्ध लड़ोगे, एक दूसरे के प्रति वॉर करोगे, तो आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ना तो मिसाइल दागोगे, ना किसी भी प्रकार का असला बारूद यहाँ पर यूज़ करोगे। क्योंकि अगर वहाँ पर असला बारूद यूज़ हुआ और वहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको डैमेज हुआ और वो वातावरण में लीक हुआ, तो पूरे के पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देगा, जैसे कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देख लिया है उसका टर्न आउट। द प्लांट अंडर रशियन कंट्रोल एंड ओब्लास्ट प्रोविंस वेयर मिस्टर पुतिन रिसेंटली डिक्लेयर एनेक्सेशन इज नियर द सीन ऑफ फाइटिंग। तो यहाँ पर जो प्लांट है जो पुतिन ने अभी हाल ही में एनेक्स किया है, वो जो फाइटिंग का सीन चल रहा है ना दोनों को, उसी के नज़दीक भी है। द MEA said Mr. Modi underlined that endangerment of the nuclear facilities could have catastrophic consequences for the public health and environment, although he did not clarify which side the payroll was posed from। तो यहाँ पर MEA जो मतलब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने इस चीज़ को कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है और ये कहा है कि भाई इसके जो कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, वो बड़े ही कैटास्ट्रॉफिक मतलब भयानक होंगे। अब ये चीज़ नहीं निकल कर सामने आई, क्लैरिफाई नहीं किया कि ये किसके लिए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है या कौन किसके कारण इसको खतरा है, मतलब रसिया के कारण या यूक्रेन के कारण। फाइनली मिस्टर मोदी एक्सप्रेस इंडियाज़ रीडीनेस टू कंट्रीब्यूट, रीडीनेस मतलब होता है तत्परता। Finally, Mr. Modi expressed India's readiness to contribute to any peace effort, to which Mr. Zelensky responded that he would not conduct any negotiation with the current president of the Russian Federation। तो यहाँ पर इंडिया ने तत्परता दिखाई कि किसी भी प्रकार के पीस एफर्ट के लिए इंडिया रेडी है, जिसमें जेलेंस्की रिस्पॉन्ड किया कि वो किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करने वाले जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं रसिया के या रशियन फेडरेशन के, उनके साथ। Over the past 7 months, the war and Western sanctions have had dramatic impact on the global security, food, fuel, and energy supply, and its importance to keep the line of the communication open, as Mr. Modi has done with Mr. Putin and Zelensky। तो यहाँ पर आपने पिछले 7 महीनों में देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन के कारण कई सैंक्शन लगाए गए। सैंक्शन किस पे लगाए गए? रसिया पे लगाए गए। फिर रसिया ने क्या किया? यूरोप पे सैंक्शन लगा दिए। तो ये सैंक्शन का खेल चला और उसमें परिणाम क्या हुआ? फूड के प्राइस महंगे हो गए, एनर्जी सप्लाई महंगी हो गई, एनर्जी सप्लाई बाधित हुई और कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या हुआ, पूरी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा और ना केवल यूक्रेन और रसिया पर, पूरे वर्ल्ड पर इस चीज़ का असर हमें देखने को मिला। तो इस बीच में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मोदी ने बात की दोनों राष्ट्राध्यक्षों के साथ। इंडिया हैज़ एन एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड इन द ग्लोबल पीस मेकिंग, और इंडिया ने इस्टेब्लिश कर दिया है क्या? एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है ग्लोबल पीस मेकिंग को लेकर।
कि भाई ग्लोबल में पूरे विश्व में शांति के लिए वो प्रयत्न कर रहा है। However, New Delhi can only play that part if it is also set out its position more clearly and link it to its action to the global stage। तो यहाँ पर ये और अच्छा होता है कि अगर दिल्ली जो है वो एक अपनी जो स्टैंड है वो क्लियर कर देता है कि वो किसके साथ है, रसिया के साथ है या यूक्रेन के साथ है, तो उससे और चीज़ें निकल कर सामने आती। इनका मतलब ये है कि अगर रसिया के विरुद्ध वोटिंग हो रही तो या तो रसिया के विरुद्ध वोटिंग करो या यूक्रेन के समर्थन में वोटिंग करो, दोनों में से एक चीज़ आप करो। द गवर्नमेंट डिफाइंस ऑफ द वेस्टर्न सैंक्शन ऑन द ऑयल, डिफाइंस मतलब मानने से इनकार कर देना, तो गवर्नमेंट ने मानने से, हमारी गवर्नमेंट है उसने वेस्टर्न सैंक्शन को मानने से इनकार कर दिया, और जो भी ऑयल था और डिफेंस ट्रेड थे रसिया के साथ वो कंटिन्यू जारी रखे खरीदना, इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट। और इससे क्यों किया ये सब, क्योंकि इसमें हमारे विदेश मंत्री उन्होंने ये कहा कि इसमें हमारे राष्ट्र के हित जुड़े हुए हैं। मान लो अगर हम बाहर दूसरे मार्केट से ख़रीदेंगे तो वो महंगा, सीधी सी बात है, महंगा ऑयल मिलेगा तो फिर हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़ जाएगी। हाउएवर इट इज़ हार्डर टू कोरिलेट मिस्टर मोदीज़ कमेंट एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिमार्क ऑन एडहेरेंस to the UN Charter and the importance of protecting territorial sovereignty while the India continue abstain on all would that criticize Russia's action in Ukraine। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद दोनों के चीज़ों को कोरिलेट करना बड़ा ही मुश्किल बात है, क्योंकि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं और शांति की पालन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया के जो निंदा प्रस्ताव है, रसिया के अधिग्रहण को गलत साबित करने वाला जो प्रस्ताव है उसको क्या कर देता है, एब्सटेन कर देता है, इंक्लूडिंग द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन एंड द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड, और जिसमें बॉम्बिंग भी है सिविलियन के ऊपर और एनेक्सेशन है, जो भी अभी टेरिटरी का एनेक्स किया है रसिया ने। तो ये सब उस निंदा प्रस्ताव में रहते हैं, फिर भी इंडिया क्या कर देता है, एब्सटेन कर देता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस।